दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे बीजेपी के गठबंधन साथी चिराग पासवान हिंदू मुस्लिम करने पर गोदी एंकर सुशांत सिन्हा की कंबल कुटाई कर रहे हैं। गोदी एंकर को पक्का विश्वास था कि चिराग पासवान हिंदू मुस्लिम के बीच लगी सियासी आग में घी डालने का काम करेंगे, लेकिन हो गया इसका कुछ उल्टा। चिराग पासवान ने आग और गोदी एंकर के इरादों पर बेशुमार लानतों के साथ पानी डालते हुए गोदी एंकर को ऐसा धोया कि बेचारे का मुंह ही उतर गया। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में जब गोदी एंकर ने चिराग पासवान से यूपी में मुस्लिमों को सड़क पर नमाज पढ़ने पर सवाल पूछा तो चिराग पासवान ने गोदी एंकर को इतना शानदार जवाब दिया है जिसे देखकर आप घर पर बैठे बैठे तालियां बजाएंगे। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। बीजेपी बहुत अग्रेसिवली वक्फ बिल की बात करती है और नीतीश कुमार आपका वोट बैंक थोड़ा मुसलमान तो है ही है। क्या आप लोगों को कोई चिंता होती है कि इसके चक्कर में हमारा वोट हिल रहा है या वक्फ की वजह से आप लोगों को कोई नुकसान हो सकता है? रुको जरा, सब्र करो। देखिए, गठबंधन में जब आप होते हैं, आप गठबंधन में हैं ही इसीलिए क्योंकि एक आपका अपना अलग दल है, आपकी अपनी सोच है, आपके अपने एजेंडेज हैं और आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इज द रीजन व्हाई यू आर अ डिफरेंट पार्टी। अगर सब एक ही होगा, एक ही एजेंडा, एक ही विचारधारा, एक ही प्रायोरिटी, तो माइट एज वेल बी वन पार्टी ना, देन व्हाई टू बी डिफरेंट पार्टीज। So we are different parties because we have different ideologies, we have different priorities, we have different agenda. Definitely भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने हमेशा से हिंदुत्व राजनीति को आगे रखते हुए, राम मंदिर का जिक्र करते हुए तमाम विषयों को उन्होंने आगे रखने का काम किया। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री से आता है। जब 2014 में हम लोग गठबंधन का हिस्सा बने तो उस वक्त भी उनकी वो सोच, सबका साथ सबका विकास, और उस सोच को आगे बढ़ाते हुए सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का कार्य करिए। ऐसे में गठबंधन के किसी साथी को किसी प्रकार की चिंता हो, आमतौर पर ऐसे विषय आते नहीं, आते हैं उसको गठबंधन के भीतर रखा जाता है। जैसे मेरे लिए भी जो मेरी प्रायोरिटी के एजेंडाज रहे हैं, इससे पूर्व में मुझ पे यही प्रश्न उठाए जाते थे कि आप सरकार के खिलाफ कई विषयों पर आपने बोला। वो मैंने बोला इसलिए क्योंकि वो मेरी प्राथमिकताओं में था। लेटरल एंट्री को लेके हो या एक दो और विषय जो उस वक्त आए, वक्त का भी विषय उन्हीं में से एक था। उस वक्त मेरी बस चिंता इतनी थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस विषय से जुड़े हुए, उनको अपनी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये फैसला कैबिनेट में हुआ, पार्लियामेंट में आया और कोई ये ना बोले कि बुलडोज करके आपने इसको पारित करा लिया क्योंकि संख्या आपके पास है। मैं ये चाहता था कि इस विषय से जुड़े हुए जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी बातें रखने का मौका मिले, और उस बात को सम्मान देते हुए जेपीसी का गठन किया गया। उसमें सबने अपनी बातें रखी। अब उसके बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा उस पर पुनः एक बार सघन चर्चा होगी। तो अभी आज की डेट में सबसे चर्चा करने के बाद जो वक्फ बिल का प्रारूप है वो आपके एजेंडे में सेट हो रहा है या नहीं? आप सदन में उस बिल के लिए वोट करेंगे? भाई, मुझे लगता है कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव उस समिति के सदस्य थे। हमारी पार्टी से जमुई के हमारे सांसद अरुण भारती जी वो समिति के सदस्य थे जो जेपीसी गठित की गई थी, और वहां पे हम लोगों ने अपनी तमाम बातों को रखा। अब उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और जब वो लोकसभा में आएगा पुनः पार्टी अपनी बातों को उस मंच पर रखेगी। यानी अभी आप उससे सहमत नहीं है जो रिपोर्ट रखी गई है? ना मैं हाँ बोल रहा हूँ, ना मैं ना बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार जब सदन में ये आएगा तो जरूर पार्टी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन जो मुझे लगता नहीं कि अब इसमें बहुत ज्यादा कोई शिकायत या नाराजगी की कोई बात है। मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे धार्मिक संगठन हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर से मेरा नाम लेते हुए ये कहा कि आप भैया इनसे दूरी बना के रखें। चिराग, नीतीश जी, नायडू जी, तीनों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इनसे आप दूरी बना के रखें। उनकी नाराजगी भी मेरी सराखों पर अगर चिराग पासवान को भी अगर ये प्रूव करने की जरूरत है कि मैं कितना सेक्युलर हूं, तो वो जितने धार्मिक संगठन ऐसे हैं, मैं आदरणीय मदनी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने 11 मुस्लिम संगठनों को इकट्ठा कर ये फतवा या जो भी आदेश जारी किया कि चिराग और नीतीश जी और नायडू जी की पार्टी से आप लोग दूर रहें। उनसे बस मैं इतना कहूंगा कि अगर आपको चिराग पासवान से भी शिकायत है तो बस इतना जहन में जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान वही व्यक्ति है जिनके पिता ने अपनी पार्टी 2005 में समाप्त कर दी थी, मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की पहल करते हुए। 2005 में फरवरी में जब बिहार में चुनाव हुए थे और उस वक्त 29 सीटें आई थी और बिना हमारे किसी की सरकार नहीं बन रही थी, उस वक्त मेरे पिता चाहते खुद मुख्यमंत्री बनते, बट उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मुसलमान को आप बना दीजिए, मेरी पार्टी उनका समर्थन करेगी। हमारी पार्टी टूट गई, पुनः बिहार में चुनाव हुए और उसके बाद नीतीश जी सत्ता में आ गए। उस वक्त हम लोगों ने जिसने कुर्बानी दी उससे तो आपको नाराजगी है, पर जिन लोगों ने आपके साथ रह के आपको धोखा दिया, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी सुशांत भाई, और वो रिपोर्ट क्या कहती थी कि मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं भारत में। उससे पहले भारत में कौन था लंबे समय तक? केंद्र की अगर आप बात करें तो कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकारें रहीं। अगर आप बिहार की बात करें तो निरंतरता में पूरे 90 के दशक और 2005 तक राजद की सरकार थी। उनका आप संरक्षण करेंगे, पर जिन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया उनसे आप नाराजगी रखेंगे। खैर, आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर। मुझे जनता के बीच अपनी बातों को लेकर जाना है। जब एक आम मुसलमान अगर मुझसे सहमति रखता है तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि धार्मिक संगठन क्या कहते हैं। वैसे भी मैं पक्षधर नहीं हूं। धार्मिक संगठनों को राजनीतिक पक्षपात से दूर रहना चाहिए और राजनेताओं को धर्म की बातों से दूर रहना। तो अगर आपको चुनना पड़ा, मान लीजिए आपको ये सेंटिमेंट दिखा बिहार में भी मुसलमानों का कि भाई ये बिल तो इस स्वरूप में नहीं स्वीकार हो सकता जो मोदी जी ला रहे हैं, तो आप
जिन मुसलमानों ने आपको चुन के भेजा है उन मुसलमानों के साथ खड़े होंगे या अपनी गठबंधन के साथ खड़े होंगे? भाई देखिए, उसमें आपको ये भी तय करना होगा कि आप किन की बात कर रहे हैं। अब जब ट्रिपल तलाक की भी जब बात आई, विरोध तो उसमें भी था, बट आपको समझना होगा ना कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जब किसी अमीर या गरीब में लड़ाई हो रही है तो आपको समझना होगा कि क्या अमीर अगर उसकी आवाज ज्यादा है, इसका मतलब कतई ये नहीं है ना कि वो सही है। हो सकता है एक बड़ी आबादी उन गरीबों की भी हो जिनकी बात सही हो। ऐसे में आपको उनकी आवाज भी बननी होगी। मतभेद हर विषय पे आएंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें सर्वसहमति हर कोई एक सुर में बोलेगा। हर किसी विषय में मतभेद आते ही आते हैं। ऐसे में आपको उनकी आवाज बनने की ज्यादा जरूरत है संभवतः, जो अपनी आवाज को वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे। बीजेपी को लेके जो अभी माहौल बना हुआ है, अभी जैसे हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। देखिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है कि आप सड़क पर ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी चीज है। चलिए, यही आपकी साफ गोई लोगों को पसंद भी आती है और कई बार आपका क्रिटिसिज्म का कारण भी बन जाती है, पर कोई बात नहीं। अब बिहार पर सर लौटते हैं। आपके दूसरे चाचा लालू जी, उनकी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे हैं तेजस्वी जी, आपको उनमें तेज दिख रहा है? लग रहा है इस बार वो कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? तेज मेरे दूसरे भाई का नाम है, तेजस्वी मेरे छोटे वाले भाई हैं। दोनों मेरे भाई हैं, पारिवारिक रिश्ता है मेरा। राजनीतिक मतभेद काफी हैं, इसको मैं स्वीकार करूंगा। और ये राजनीतिक मतभेद आज से नहीं है। जब मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आया, सुशांत भाई, 2013 में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी, जिस पार्टी को पारिवारिक कारणों की वजह से समाप्त कर दिया गया, उस पार्टी का जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने मुझे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, तब से ये वैचारिक मतभेद रहे। 2013 में जब मैं पार्टी में सक्रिय रूप से, या राजनीति में जब मैं सक्रिय हुआ, उस वक्त से मतभेद थे। और मुझे कतई ये स्वीकार्य नहीं था कि मैं राजद जैसी पार्टी, जो कि जातीयता और सांप्रदायिकता की परिभाषा है, ऐसे दल के साथ मैं अपनी राजनीतिक शुरुआत करूं। मैं नहीं मानता कि आपको जात पात धर्म मजहब की राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए। मैं नहीं मानता कि आपको सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देते हुए तुष्टीकरण की सोच रखनी चाहिए। मैं इन सब चीजों के मैं खिलाफ हूं। इसीलिए मुझे स्वीकार्य नहीं था कि एक ऐसा दल जो एम वाई समीकरण की बात करता है, मैं उनके एम वाई समीकरण से मैं कतई सहमत नहीं हूं। मेरा अपना एक एम वाई समीकरण है, बट मेरे एम में महिला है, मेरे वाई में युवा है। मुझे लोकसभा में मौका मिला अपने आप को प्रमाणित करने का। महज 5 सीटों पे, भाई मैं उस वक्त चुनाव लड़ रहा था, बट उन 5 सीटों में मुझे खुशी इस बात की कि मैंने अपने एम वाई समीकरण को साधा। उन 5 सीटों में से 4 आज मेरे युवा सांसद पार्लियामेंट में है और 2 महिला सांसद पार्लियामेंट में, जिसमें से वन ऑफ द महिला एमपी, शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शी वाज जस्ट 25 व्हेन शी कंटेस्टेड। ये नए बिहार की छवि है जो जात पात धर्म मजहब से उठकर है। यंग, आर्टिकुलेट, पढ़े लिखे, वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड यंग फेसेस जो एक नए बिहार की छवि को भारत की संसद में प्रस्तुत करते हैं। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता था। मेरी सोच को कतई राजद जैसे अलायंस, जहां पे आप एम में सांप्रदायिकता देखेंगे तो वाई में आप जातीयता देखेंगे, उनकी सोच के साथ मैं सहमत तब भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। अगर मैं होता या अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए या अपने लालच के लिए अगर मैं समझौते भी करता, तो मुझे लगता है 2020 का वो समय था जब मुझे कर लेना चाहिए था वो समझौता, जब मैं एनडीए गठबंधन से बाहर हुआ था। और उस वक्त आदरणीय लालू जी ने बहुत सहज रूप से मुझे स्वीकारते हुए कहा भी था कि नेता अब चिराग है, तो अगर होता तो मैं उस वक्त कर लेता। बट मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे बहुत सम्मान करता हूं, बट मुझे लगता नहीं कि उनके साथ कोई राजनीतिक भविष्य मेरी पार्टी का हो सकता है।
क्या इसकी वजह ये भी थी कि आपको लगता था कि अगर मैं उधर गया भी तो वो अपने बेटे को बढ़ाएंगे, मुझे थोड़ी सीएम बनाएंगे? अरे मुझे बढ़ाने का कुछ वो नहीं है भाई, मुझे तो लोगों ने सिर्फ हमेशा, और ये तो मैं मानता भी हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, आज की तारीख में कोई दूसरा व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ाता। मैं तो कॉलेजेस में जाता हूँ, यंगस्टर से इंटरेक्ट करते हुए मैं यही बोलता हूँ कि भाई महत्वाकांक्षी बनो। मेरे ऊपर ये आरोप लगते ही हैं कि बहुत महत्वाकांक्षी है, अति महत्वाकांक्षी। अरे भैया मैं महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो कौन होगा? कोई और मेरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा थोड़ी करेगा, कोई नहीं आने वाला। आपके माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, ना आपके अपने, ना भाई बहन, ना चाचा चाची, कोई नहीं होते। मैंने सबको परख के देख लिया। तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको आगे लेकर नहीं जाता है, आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं ही आपको आगे लेकर जाती हैं। तो ये कोई इनसिक्योरिटी मुझे कतई किसी भी उसमें नहीं है कि अगर उस गठबंधन में रहा तो यंग नेताओं की स्पेस नहीं है, किसी और को प्रमोट किया जाएगा। आप में क्षमता होगी, आप कहीं पे भी रहिएगा, आप आगे निकल जाइएगा। क्षमता नहीं होगी तो आप अकेले भी दौड़िएगा, तब भी आप लास्ट